हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आज की इस वीडियो में कम्युनिकेशंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब हो गया, आप सभी एग्ज़ाम्स आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं, तो ये क्वेश्चंस कम्युनिकेशंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संचार क्या है, इसकी परिभाषाएं, तत्व एवं प्रकृति की व्याख्या करें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कम्युनिकेशंस के डिफिनेशंस, फैक्टर्स और नेचर क्या है, किन प्रक्रियाओं से एक कम्युनिकेशन सफल होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के केयरफुली लास्ट तक बने रहे ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि संचार क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है और किन किन फैक्टर्स से गुजरकर कम्युनिकेशन होता है, उनकी नेचर क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका सरल मीनिंग बता दो। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशंस दो लोगों के बीच में किया जाता है। दो लोग अपने विचारों, मनोभावों एवं मन की बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं और समझते हैं, यही कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो कभी भी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है, दो लोगों के बिना कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका शाब्दिक मीनिंग क्या होता है। शाब्दिक मीनिंग यह है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों, मनोभावों, विभिन्न तथ्यों तथा दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं। यानी जब भी हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं या भी किसी भी चीज़ का हमें ज़रूरत होता है, एक दूसरे को कुछ कहना होता है, तो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कुछ कहना ही होता है, जैसे किसी से कुछ काम लेना होता है तो उससे हम लोग अपने बातों को उससे साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ ये कम्युनिकेट हुआ, यानी कि एक दूसरे के बातों को हम लोग यहाँ शेयर कर रहे हैं। संचार हमारे अस्तित्व का एक अनिवार्य शर्त है, यानी तथा हम अपने दिन का एक बड़ा भाग दूसरे के साथ संचार में बिताते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि अधिकांश समय बोलने या लिखने अथवा किसी अन्य साधन के माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों से सूचनाओं को शेयर कर रहे होते हैं। यानी हम सभी जानते हैं कि हम लोगों का दिनचर्या में सब किसी न किसी व्यक्ति से हम लोग दिन भर एक दूसरे से बातों को शेयर करते हैं, तभी हम लोगों का काम सफल होता है। यानी एक दिन का पूरा भाग हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, चाहे हम लोग बोलकर या लिखकर या किसी अन्य साधन के माध्यम से हम लोग बात करें, लेकिन एक दूसरे के बीच में हम लोगों का कम्युनिकेशन होता है। यानी एक दूसरे से हम लोग अपने विचारों, मनोभावों को शेयर करते हैं, बोलकर या फिर लिखकर, व्हाट्सएप मैसेज या फिर ईमेल के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसको हर समय इस महत्वपूर्ण सामाजिक गतिविधि का सहारा लेना होता है। यानी मनुष्य, हमारे जाति के लोग ऐसे हैं कि वे बिना किसी से एक दूसरे के बातों को शेयर नहीं करेंगे तो उन लोगों का कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए हमें संचार का सहारा लेना पड़ता है। शब्द कम्युनिकेशन को लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है टू शेयर या टू पार्टिसिपेट, अर्थात साझा करना या भागीदार बनना। अतः संचार को सूचनाओं तथा दृष्टिकोण के आदान प्रदान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि लोगों के बीच पारस्परिक समझ उत्पन्न की जा सके। संचार के महत्वपूर्ण परिभाषित नीचे दी गई है। संचार तभी सफल हो सकता है जब एक व्यक्ति कुछ कह रहा है और उसके विपक्ष वाला व्यक्ति अच्छे से समझ रहा है उसके बातों को, तभी कम्युनिकेशन कहलाएगा, अन्यथा वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब नीचे इसकी परिभाषाएं दी गई है लुइस ए एलन के अनुसार। यानी लुइस ए एलन का मानना है संचार से आशय उन समस्त साधनों से होता है जिनको एक व्यक्ति अपनी विचारधारा को दूसरे के मस्तिष्क में डालने के लिए अथवा
समझाने के लिए अपनाता है या वास्तव में दो व्यक्तियों के मस्तिष्क के बीच की खाई को पाटने वाला पुल है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने, समझने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। यानी लुइस एलन का कहना है कि एक व्यक्ति अपनी विचारों को यानी अपनी मस्तिष्क की बातों को दूसरे के मस्तिष्क में डालने का प्रयास हमेशा करता है, यानी अपनी बातों को दूसरे को समझाने का कोशिश करता है ताकि उसकी बात अच्छे से समझ में आ जाए जो वो कहना चाह रहा है और उसकी बातों को सही सही उसका उत्तर दे। दूसरा परिभाषा है बेलोच एवं गिल्सन के अनुसार संचार शब्दों, पत्रों, जिन्हें अथवा समाचार चारों का आदान प्रदान करने का समागमन है। यानी कि बेलोच एवं गिल्सन का कहना है कि संचार शब्दों यानी शब्द के माध्यम से या फिर किसी को चिट्ठी या फिर किसी साइन या फिर किसी समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का कोशिश करते हैं, एक दूसरे के बातों को पहुंचाते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। और एक प्रकार से यह संगठन के एक सदस्य द्वारा दूसरे व्यक्ति से अर्थ और समझदारी में हिस्सा बटाना होता है। यानी एक दूसरे से बातों को शेयर करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होने का कोशिश करते हैं और एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। इसे ही संचार कहा जाता है। तीसरा परिभाषा है कीथ डेविस के अनुसार संचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ के हस्तांतरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कीथ डेविस का मानना है कि संचार वह है जब एक व्यक्ति अपने विचारों एवं सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, यानी एक दूसरे के बातों को समझते हैं, एक दूसरे के बातों को जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया को संचार कहे हैं। उनके अनुसार या दो व्यक्तियों के बीच का अर्थ एक पुल है। यानी कीथ डेविस कह रहे हैं कि या दो व्यक्तियों के बीच में पुल है और बीच में खाई है, तो दोनों के बीच में कैसे कम्युनिकेट होगा, एक दूसरे की बातों को कैसे पहुंचाएंगे, वो दोनों के बीच की गलतफहमी की नदी को पार कराने में सहायता करता है। चौथा परिभाषा है फ्रेड जी मायर के अनुसार संचार शब्दों, पत्तों अथवा सूचना, विचारों, संपत्तियों का आदान प्रदान करने का समागमन है। यानी कि फ्रेड जी मायर का मानना है कि संचार में पत्रों के माध्यम से या फिर सूचनाओं किसी भी तरह से विचारों या संपत्तियों का आदान प्रदान करते हैं, यह भी एक कम्युनिकेशन ही कहलाएगा। जरूरी नहीं कि एक दूसरे से व्यक्ति आपस में बैठकर ही बात करे वही कम्युनिकेशन होगा, ऐसा नहीं है। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट पत्रों के माध्यम से या सूचनाओं के और विचारों के आदान प्रदान करके भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि संचार की प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं। पहला है प्रेषक, दूसरा है संदेश और तीसरा है संचार श्रृंखला, चौथा है प्राप्तकर्ता और पांचवा है फीडबैक। यानी यहाँ से संचार की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यानी जब कोई व्यक्ति के माइंड में किसी बात को लेकर विचार आता है तो वो अपने विचारों को सेंड करता है किसी दूसरे व्यक्ति से। यानी कोई व्यक्ति से इन्हें बात करना या कुछ मैसेज पहुंचाना है तो उसे हम लोग प्रेषक कहते हैं, और जिस चीज़ को हम लोग पहुंचाना चाहते हैं उसे मैसेज कहते हैं, और जिस माध्यम से मैसेज जाता है उससे हम लोग कम्युनिकेशन यानी संचार श्रृंखला कहते हैं। और जो उस मैसेज को रिसीव करता है यानी कि जो मैसेज भेजा गया है सेंडर के माध्यम से, उसे जो प्राप्त करता है उसे रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता कहते हैं। और जब रिसीवर अपने बातों को समझकर जो प्रेषक द्वारा यानी सेंडर द्वारा मैसेज भेजा गया है उस मैसेज को रिसीवर रिसीव करता है और अच्छे से समझकर उसका
उत्तर देता है, यानी उसका फीडबैक देता है, उसे हम लोग फीडबैक देना कहेंगे। चलिए अब हम लोग इसे बारीकी से एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि प्रेषक का क्या रोल है और संदेश क्या है, संचार श्रृंखला क्या है, प्राप्तकर्ता क्या है, फीडबैक क्या है, सभी को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो संचार, प्रेषक संचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जब प्रेषक को संचार की आवश्यकता अनुभव होती है। यानी जब सेंडर को संचार करने की आवश्यकता, मतलब उसके माइंड में कुछ आ जाता है, कोई विचार, और किसी से कुछ कहना होता है, तब प्रेषक मैसेज को सेंड करता है तथा उसके मस्तिष्क में विचार उठता है। प्रत्येक सेंडर संदेश का स्रोत होता है तथा वह किसी न किसी उद्देश्य के लिए सूचना या संदेश भेजना चाहता है। वह एक वक्ता हो सकता है तथा यानी सेंडर एक वक्ता हो सकता है या फिर एक लेखक या अभिनेता या फिर स्पीकर, राइटर और एक्टर, तथा उसके मस्तिष्क में इस बात की छवि होती है जो भी वह प्रेषित करना चाहता है। उसके दिमाग में अन्य विचार जन्म ले सकते हैं तथा उसको उन्हें प्राप्तकर्ता को भेजने से पूर्व उसकी स्पष्टता, पहचान, विश्लेषण तथा क्रमबद्ध तौर पर व्यवसाय कुंजी करनी पड़ेगी, अन्यथा प्राप्तकर्ता अनुभव पर कर सकता है कि प्रेषक अपने विचारों में एक संदेश के रूप में इनकोड कर लेना चाहिए। यानी प्रेषक यानी सेंडर के माइंड में जब कोई काम आता है या फिर कोई उद्देश्य होता है, किसी से कम्युनिकेट करने का, किसी से कुछ बात करने का, तभी वो मैसेज को सेंड करता है, अन्यथा वो मैसेज ऐसे ही सेंड नहीं करता है। या कुछ उद्देश्य होता है तभी अपने विचारों को शेयर करता है। दूसरा फैक्टर है संदेश, यानी जो मैसेज होता है। जब एक सेंडर मैसेज लिखकर भेजता है, जो वो कहना चाहता है उसे संदेश कहा जाता है। जो भी प्रेषक द्वारा प्रेषित किया जाता है, जो वो कहना चाहता है, वह संदेश कहलाता है। संदेश मौखिक भी हो सकता है अथवा लिखित भी हो सकता है, या नहीं तो फिर गैर शाब्दिक भी हो सकता है, जैसे चुप रहना, हाथ हिलाना, इशारा करना, झुकना अथवा अन्य किसी तरीके से शरीर की भाषा में प्रयोग करके संदेश को भेजना मेरुदंड होता है। प्रेषक अपने विचारों, तथ्यों को शब्दों, संकेतों, चिन्हों, चित्रों या हाव भावों को पहचानता है जो दूसरे व्यक्ति समझ सके। संचार की प्रक्रिया का यह भाग इनकोडिंग कहलाता है, यानी मैसेज को इनकोड करता है, समझता है। उससे उपयुक्त माध्यम, मीडिया चयन का भी समावेश होता है ताकि विचारों को एक ऐसे संदेश के उद्देश्य तथा प्राप्तकर्ता की आवश्यकता की ध्यान में रखकर सावधानी पूर्वक से शब्दों का संकेतों द्वारा चयन किया जाना चाहिए। शब्द तथा संकेत चिन्ह संप्रेषण, प्राप्ति तथा समझ के लिए उपयुक्त होने चाहिए। तीसरा फैक्टर आ जाता है संचार श्रृंखला, यानी कम्युनिकेशन चेन। श्रृंखला प्रेषक को प्राप्तकर्ता से जोड़ती है। संचार श्रृंखला के बिना कोई भी संचार संभव नहीं हो पाएगा। यानी जिस माध्यम से संचार किया जाता है, मीडिया का माध्यम से या फिर कि जो माध्यम अपनाया जाता है उसे संचार श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए एक पत्र माध्यम, जबकि कोरियर सेवा या फिर डाक सेवा एक श्रृंखला, यानी जो मैसेज को पहुंचाता है उसे संचार श्रृंखला कहा जाता है, जिसके माध्यम से संचार यानी मैसेज को पहुंचाया जाता है। मौखिक या दृश्य संचार में संदेश का तुरंत ही संवहन हो जाता है, लेकिन लिखित संदेश का
प्रेषण तथा प्राप्ति के बीच समय अंतराल हो जाता है। यानी सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के पास में है और मौखिक रूप से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट तुरंत एक दूसरे को मिल जाता है। एक दूसरे से जो कहना चाहते हैं एक दूसरे से तुरंत कह लेते हैं। लेकिन अगर जब बात पत्र लिखकर या फिर किसी सूचना या कोरियर के माध्यम से भेजा जाता है, तो इसमें जो कोरियर सेवा देने वाला व्यक्ति या डाक सेवा होता है, इसे एक श्रृंखला कहते हैं। चौथा तत्व आ जाता है संचार का प्राप्तकर्ता, यानी जो रिसीवर होता है। रिसीवर कौन होता है? वह व्यक्ति जो ग्रुप जिसको संदेश भेजा जाता है प्राप्तकर्ता कहलाता है। यानी जिस व्यक्ति को मैसेज भेजा गया है और वो रिसीव कर रहा है, तो उसी को रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता कहते हैं। प्राप्तकर्ता संदेश के गंतव्य की अभिव्यक्ति करता है। वह एक श्रोता हो सकता है, यानी जो मैसेज को रिसीव करता है उसे हम लोग लिसनर यानी कि श्रोता भी कह सकते हैं, या एक दर्शक तथा पाठक प्रेषक की तरह उसके मस्तिष्क में भी प्रेषक की तथा स्वयं की छवि बन जाती है। वह संदेश में प्रयुक्त शब्दों या संकेतों को विचार में बदल लेता है तथा उसका अर्थ पाने के लिए उसका विश्लेषण करता है। यही प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। इनकोडिंग के एक विपरीत प्रक्रिया है। यदि प्राप्तकर्ता प्रयुक्त कोडों से परिचित होता है, तो वह कमावेश कभी वही नहीं निकाल लेगा जो प्रेषक ने सोचा था। संदेश प्राप्तकर्ता के मस्तिष्क में सही उद्गृहित होना चाहिए। यानी जो मैसेज भेजता है सेंडर जो होता है, उसे रिसीवर रिसीव करके उसके मैसेज को समझने का प्रयास करता है, उसे ही डिकोड करना कहते हैं। जब प्रेषक द्वारा भेजा गया मैसेज रिसीवर को प्राप्त होता है और अच्छे से समझ लेता है, और जब उसके बातों का रिप्लाई करता है, जब अच्छे से समझ लेता है और बताता है कि ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई, तो ये फीडबैक होगा। पांचवा फैक्टर आ जाता है फीडबैक। फीडबैक का अर्थ निकालने के बाद प्राप्तकर्ता संदेश की प्राप्ति प्रतिक्रिया करता है। यानी जब रिसीवर को मैसेज प्राप्त हो जाता है और जब वो मैसेज को अच्छे से रिसीव कर लेता है, उसे अच्छे से समझ लेता है, और जब उसे मैसेज का रिप्लाई देता है, तो वही फीडबैक होगा, यानी उत्तर भेजना। संचार का अन्य प्रभाव रिटर्न फॉलो ही फीडबैक कहलाता है। संचार की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है जब तक प्रेषक को फीडबैक नहीं मिल जाता। यदि फीडबैक संदेश के प्रारंभ में होता है तो संचार के प्रभावी माना जाता है। यानी जो रिसीवर के द्वारा अगर फीडबैक नहीं मिलता है तो सेंडर को यह पता ही नहीं चल पाता है कि हम लोगों के बीच में कम्युनिकेट हुआ है या नहीं। यानी कि जब तक से फीडबैक नहीं होगा, संचार यानी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। संचार फीडबैक का हम लोग सरल भाषा में समझ सकते हैं। जैसे हम लोग ऑनलाइन किसी चीज़ को खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो जैसा प्रोडक्ट हमें पसंद आता है या फिर प्रोडक्ट ख़राब होता है, तो हम उससे मैसेज करके फीडबैक देते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, नहीं है, अच्छा है। इसके बारे में जो फीडबैक दिया जाता है, अच्छा बुरा बताया जाता है, यही फीडबैक कहलाता है। फीडबैक का यही एकमात्र तरीका है। फीडबैक संचार के परिणाम के बारे में जानकारी और संदेश देता है। यह शुरू हो जाता है कि जब प्राप्तकर्ता संदेश प्रत्युत्तर देता है तथा समाप्त होता है जब उत्तर प्रेषक के हाथों में पहुंचता है। फीडबैक प्रेषक यह जानते हैं कि समर्थ बनाता है कि क्या उसके संदेश को भली प्रकार से लिया गया है तथा क्या उसने प्राप्तकर्ता के मस्तिष्क में तथा व्यवहार में अपेक्षित प्रभाव डाला। फीडबैक का व्यवस्थित उपयोग भावी संदेश को सुधारने में सहायता करता है।
फीडबैक प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न भिन्न हो सकता है। जरूरी नहीं फीडबैक पॉजिटिव ही आए, हो सके नेगेटिव भी आ सकता है। फीडबैक प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न होता है। आमने सामने के संचार में तुरंत फीडबैक मिल जाता है तथा यही आदर्श स्थिति मानी जाती है। प्रत्येक प्रेषक प्राप्तकर्ता के चेहरे को देखकर ही अपने संदेश के प्रभाव का जायजा ले जा सकता है। यदि वह समझता है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को शायद पूरी तरह से नहीं समझता है, आमने सामने के वार्तालाप में फीडबैक तुरंत ही प्रेषक को भी प्रभावित कर सकता है। श्रोतागण तालियां बजाकर वक्ता के मनोबल को बढ़ा सकते हैं या उनकी एक्टिंग करके उसे बैठने के लिए विवश कर सकते हैं। इस प्रकार से फीडबैक के माध्यम से श्रोता वक्त पर नियंत्रण लागू कर सकते हैं। यानी जैसे कि एक टीचर पढ़ा रहा है एक क्लास में और उसे फीडबैक चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और अपने में बोले जा रहा है, कुछ अच्छे से समझा भी नहीं रहा है और स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है टीचर को देख के कि उसे बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रही है, तो वो अपने में परिवर्तन लाता है और फिर अच्छे तरीके से कुछ एक्टिंग करके समझाने का कोशिश करता है, जिससे जो श्रोतागण होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं और इस तरह से अपने मैसेज यानी कि संचार में सुधार तुरंत लाता है एक सेंडर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि संचार की प्रकृति यानी नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की प्रकृति निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट की जा सकती है। संचार एक सतत प्रक्रिया है, यानी संचार हम सभी जानते हैं कि सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी हम लोग दिन भर में बहुत बार एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब भी हम लोग एक या दो व्यक्ति से मिलते हैं तो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक संदेश प्रेषित करता है और दूसरा पक्ष संदेश प्राप्त करने पर अपनी प्रतिक्रिया पुनः संदेश प्रेषक को सूचित करता है। इस प्रकार यह कर्म निरंतर चलता रहता है। दूसरा है संचार एक व्यापक प्रक्रिया है, यानी संचार में केवल सूचना मात्र ही प्रेषित नहीं होती है, अपितु इसमें एक व्यक्ति अपने विचारों से अन्य पक्ष को अवगत कराता है, उनके विचार को प्राप्त करता है, परामर्श करता है, उसके बाद उसे फीडबैक देता है। यानी संचार में केवल सूचना मात्र ही प्रेषित नहीं किया जाता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सूचना ही हो। एक दूसरे से इंसान जब एक दूसरे से लोग बात करते हैं तो ये भी कम्युनिकेशन ही होगा। जरूरी नहीं कि ये पत्र या कोरियर के माध्यम से ही कम्युनिकेट किया जा सकता है। कम्युनिकेशन आपस में एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे के विचारों को अच्छे से समझकर और एक दूसरे में संशोधन करके कि क्या हम जो बोलना चाह रहे हैं वो व्यक्ति विपक्ष वाला व्यक्ति समझ में आ रहा है या नहीं। इसमें अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों का आदेश व निर्देश प्रदान किए जाते हैं और कर्मचारी भी अपने सुझाव व कठिनाइयों अधिकारियों के समूह प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार संचार एक व्यापक प्रक्रिया है। तीसरी प्रकृति है संचार प्रबंधकीय निर्देशन एवं मुख्य अंग है, यानी संचार जो कम्युनिकेशन होता है उसके मैनेजमेंट को डायरेक्शन देता है और किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है ये भी बताता है। बिना निर्देशन के कोई भी प्रबंधकीय संपन्न नहीं किया जा सकता है। निर्देशन कार्य स्वयं अभिप्रेरणा एवं कुशल नेतृत्व करना। नेतृत्व की भांति संचार के बिना प्रभावपूर्ण ढंग संपन्न नहीं किया जा सकता है। संचार अतः संचार निर्देशन कार्य का एक प्रमुख अंग है जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। चौथी प्रकृति है संचार कार्यों के निष्पादन के आधार पर शिलान्यास करना। संचार द्वारा व्यक्तियों के कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके द्वारा ही कर्मचारियों को यह याद होता है कि उन्हें क्या, कब, कहाँ और कौन सा कार्य करना है। कार्यों के निष्पत्ति के मूल्यांकन कराकर उनके
सुधार लाने की प्रक्रिया के रूप में संचार ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।